वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का पहला पार्ट जो कि परिभाषाएं उसकी हो चुकी थी, आज कुछ एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। कुछ खास क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी बोर्डों के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज के वीडियो में खास तौर से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको ही सॉल्व करना है। शुरू के लेक्चर जरूर सुना करो ताकि आपको ये पता चले कि इस वीडियो के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, और पहला क्वेश्चन आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट तक डुबोया जाता है। कितने मिनट तक? 15 मिनट्स। तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के रंग में क्या परिवर्तन होता है? उन्होंने अभिक्रिया पूछी है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? लोहे की कील, तो लोहा यानी कि Fe, लोहा यानी कि Fe आयरन, और जब इसकी कील कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट को अपन CuSO4 कहते हैं, जब हमने इसकी विलयन में डुबोया यानी कि अभिक्रिया कराई, तो लोहे की कील को डुबोने पर क्या प्राप्त होता है? पहले तो ये सस्पेंस है, कैसे? तो आपको बता दें कि आयरन जो होता है Fe, ये Cu और Fe इन दोनों की कंपैरिजन करना है क्रियात्मक, कि कौन सा क्रियात्मक तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो क्रिया तो दोनों करते हैं, लेकिन ये अधिक क्रियाशील, लोहा अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि लोहा जब इसके विलयन में डाला जाएगा तो कॉपर को इस विलयन से अलग कर देगा और SO4 के साथ स्वयं जुड़ जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? स्वयं विलयन के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो आपका प्राप्त क्या होगा? जब इसने इसको भगा दिया Fe ने Cu को, तो Fe के साथ SO4 जुड़ जाएगा, आयरन सल्फेट, और प्लस बेचारा Cu अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। तो इसमें अभिक्रिया तो आपको लिखनी ही पड़ेगी ये वाली। इसके साथ साथ आपके इसमें एक आ गया कि डुबोने के बाद लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के रंग में क्या परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है इसका रंग होता है नीला। क्या होता है विलयन का? विलयन है, विलयन बोले तो AQ, जिस सॉलिड अवस्था में है जे भी आपका विलयन है और जे आपका सॉलिड अवस्था में है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है उसके विलयन का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला। जब Fe CuSO4 में से Cu को अलग कर देती है तो ऐसी कंडीशन में इसका रंग आपका हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा। तो FeSO4 का रंग कैसा हो जाता है? हरा। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ध्यान रखना, हरे रंग के FeSO4 में इसका निर्माण हो जाता है, बन जाता है, और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पर 2-2, 3-3 है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखो, तो हम कहेंगे Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा, इसमें से विस्थापन हो गई। दूसरी ये कहलाती है कि आप जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलों को डालते हैं तो समीकरण लिखो रासायनिक अभिक्रिया का, तो ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन, रंगों में परिवर्तन। कैसा रंगों में परिवर्तन होता है? तो FeAs जिस सॉलिड अवस्था में था लोहा,
CuSO4 विलयन के रूप में था, इसका रंग नीला होता है। तो इसका रंग जो नीला था विलयन का, Fe इसके साथ जुड़ जाने के बाद इसका रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा कि CuSO4 जो नीले रंग का विलयन था वो आपका अभिक्रिया के बाद 15 मिनट के बाद 15 मिनट्स के बाद आपका हरे रंग में विलयन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों में क्रियाशील कौन है? Fe अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu क्या है? कम। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले तत्व को हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है विलयन में से। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नीचे क्या लिखना है? जब हम लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट तक डालते हैं तो विलयन में अभिक्रिया होने के पश्चात, चूंकि हम जानते हैं कि लोहा जो है Fe है वो अधिक क्रियाशील होता है Cu की अपेक्षा, तो वो CuSO4 के विलयन में से Cu को अलग कर देगा और Fe उसमें विलयन में जुड़ जाएगा, तो FeSU4 आपका प्राप्त हो जाएगा। CuSO4 का रंग नीला है, अभिक्रिया होने के पश्चात FeSO4 का रंग आपका हरा हो जाएगा। इस प्रकार हम इसकी विवेचना कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा? इसको नोट कीजिए और डेफिनेशन आपको 2-3 बार प्ले करो पहले वीडियो, फिर आप लोगों को लिखना है, नोट्स तैयार करना है। NCERT के नोट्स हैं पूरे, इनको अच्छी तरीके से करना है सरल भाषा में, ताकि आप कभी भी उठा के देखें तो साफ साफ स्पष्ट रूप में आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, ये भी बहुत अच्छा है। चूंकि टॉपिक आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं व रासायनिक समीकरण, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होना है। तो जैसे कि इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्न में परिवर्तन पहचानिए। परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अपचयन, उपचयन, अभिक्रियाओं के बारे में बताया, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन, इनके बारे में आपको बताया था इस लेसन के अंतर्गत, जो कि अध्याय आपका फर्स्ट है। इसमें परिवर्तन को पहचानना है। पहला है बर्फ का पिघलना। ये कौन सा परिवर्तन है? तो आपको बता दें, बर्फ को पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता? भौतिक। अब बात आती है क्यों? क्योंकि रसायन विज्ञान है, इसमें क्यों शब्द तो लगा ही रहता है। अगर होता है तो क्यों, और कारण दीजिए भाई, यानी उसकी व्याख्या करके आपको समझाइए। तो यहां पर बर्फ का विलयन, बर्फ का विलयन, तो बर्फ का जो विलयन है वो किस प्रकार का परिवर्तन है? तो हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब बात आती है क्यों? तो भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन पर चलेंगे। ऐसे रासायनिक परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए। ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित कर दें और कारक हटाने पर पुनः मूल अवस्था में आ जाए, तो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। बर्फ का पिघलना कैसे है भाई? बर्फ का जो टुकड़ा होता है उसे अपन अगर वायु में रख दें तो धीरे धीरे पिघलकर जल में बदल जाता है, और उस जल को फिर इकट्ठा रख के फ्रिज में रख दें या उसको तापमान बहुत कम कर दें तो वो फिर से जम जाएगा। यानी कि बर्फ से जल बन गया और जल से आपका पुनः बर्फ बन जाएगा। यानी जो उसकी पहली अवस्था थी, ठोस अवस्था, ठोस से देखो बर्फ पिघलना यानी ठोस से द्रव में बदलना और द्रव से ठोस में बदल जाता है। हमने दैनिक जीवन में अनुभव किया है। जैसे अपने घर में फ्रिज होती है तो उसमें पानी रख देते हैं, जम जाता है, बाहर निकालते हैं, बोतल में बर्फ जमा रहता है, कुछ समय पश्चात पिघल के फिर पानी हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन जो अवस्था परिवर्तन करने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए कारक हटाने के बाद, तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसका आंसर होगा, नोट्स में लिख लेना। अब बात आती है दूध का दही बनना, दूध का फटना, ऐसा बताया था, फलों का पकना, है ना।
फलों का पकना, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। अब बात आती रासायनिक परिवर्तन क्यों है जी। दूध से दूध का दही बनना या दूध का जमना, ऐसा ही बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्यों है, बात आती है, आपने बता दिया रासायनिक परिवर्तन है 2 शब्दों में। तो यहां पर आपको इसकी विवेचना करना है, और विवेचना ये है कि रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अवस्था परिवर्तन करने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस लौटकर न आए, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और बताते हैं, फलों का पकना, कच्चा फल होता है, फल पक जाता है तो वो दोबारा से कच्चा हो जाता क्या, आंसर आएगा नहीं सर। तो ऐसे परिवर्तन जो पुनः अपनी मूल अवस्था में ना आए, ठीक है ना। दूध का फटना, दूध से पनीर बनना, ठीक है ना, ये सब कैसे हैं। लोहे में जंग लगना, जो कि बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ऐसे परिवर्तन जो अवस्था बदलने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस न आए, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अतः दूध का दही बनना, अतः दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल हम समझा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। इस तरह से आपको डेफिनेशन सहित आपको कारण बताना है कि किस प्रकार के ये परिवर्तन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा। श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसके बारे में तो आपको बता दें। श्वसन यानी कि सांस लेना और छोड़ना, सांस अंदर करना और बाहर करना, इसको कहते हैं हम श्वसन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, श्वसन अभिक्रिया। तो श्वसन अभिक्रिया में होता क्या है भाई, किस तरह से होती है। अंदर भोजन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, अंदर क्या होता है, अपना भोजन होता, और ऑक्सीजन अपने सांस के माध्यम से अंदर जाती है, अभिक्रिया करेगी अंदर, और उसके बाद निकालती क्या है, CO2। क्या निकालती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ जल बनता है H2। तो श्वसन क्रिया में CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, और उसके साथ साथ किसका निर्माण होता, H2O का, जल का, H2O। किसका निर्माण होता, H2O का। आपको क्लियर होगा। समीकरण हम आपको यहां पर बताने का प्रयास करते हैं। देखो समीकरण समझते हैं। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। क्या है, आपका ग्लूकोज, जो खाना अपने अंदर जाता है तो ये बनता है वहां पर, है ना। तो ये आपका ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। इसकी अभिक्रिया ये कैसा होता है, विलयन के रूप में होता है अपने पेट के अंदर। अब सांस हम लेंगे तो हमारा ऑक्सीजन पेट के अंदर जाएगा श्वसन क्रिया, और ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद आपका निर्माण होगा CO2 में। किसमें निर्माण होगा, CO2। किसमें निर्माण होगा, CO2, जो कि विलयन के रूप में होगा, अंदर होगा निर्माण, और इसके साथ साथ जल का निर्माण होता है H2। किसका निर्माण होता, H2O, जो कि आपका लिक्विड होता। इसके साथ साथ ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। क्या निकलती है, ऊष्मा। अब इसे संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित। तो ऑक्सीजन देखिए, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो यहां पर आप 6 का गुणा कर देना, यहां पर आप 6 का, और यहां पर आप 6 का, है ना। तीनों जगह 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अच्छे ध्यानपूर्वक समझना। तो जो ग्लूकोज है C6H12O6 विलयन के रूप में है, ऑक्सीजन हमने अंदर ली, अभिक्रिया प्रारंभ हुई श्वसन की,
और अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद CO2 का निर्माण हुआ और H2O जो कि लिक्विड के रूप में अंदर है, इसका निर्माण हुआ। अब बात आती है कि किस तरह से हुई, कैसी मतलब श्वसन क्रिया। तो श्वसन को ऊष्मा शोषी, क्वेश्चन देखो कहां पहुंचा, ऊष्मा शोषी, ध्यान रखना यहां पर मिस्टेक था, शोषी लिखा हुआ था, शोषी अभिक्रिया नहीं है, क्षेपी होती है। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, पता कैसे चला भाई हमें? अरे भाई ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा, ऊष्मा निकल रही बाहर, और जब ऊष्मा बाहर निकले, ऊष्मा अभिक्रिया के बाहर उत्पन्न हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो यहां पर देखो दो क्वेश्चन तैयार हुए, एक तो हुआ श्वसन क्रिया वाला, श्वसन क्रिया का उदाहरण ऊष्मा क्षेपी क्यों होता। एक चीज स्वयं क्वेश्चन है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। तो C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, इस तरह हमारा निर्माण हुआ इसका। तो ऐसे हम विवेचना कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसे लिखेंगे, चूंकि अभिक्रिया से स्पष्ट है कि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जी भाषा में लिखना पड़ेगा, पहले समीकरण से स्पष्ट है कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन जो अभिक्रिया है अपनी, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अतः ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। समीकरण से देखो, अच्छा इसमें वो पड़ेगा प्रश्न। इस प्रकार श्वसन में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कैसे होती है, इसको आपने सरलतम भाषा में सीखा। अब आपको बताते हैं आखिरी क्वेश्चन इसका, जो कि लिखा है इसमें, वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की चमक क्यों चली जाती है। यानी कॉपर जो चमकदार रहता, वायु में खुला छोड़ देने पर इसकी चमक यानी कि ये भद्दा क्यों हो जाता है, इसके रंग में थोड़ा दब्ज रंग क्यों जाता है, चमक क्यों कम हो जाती है ना। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले क्या लिया अपन ने, कॉपर, Cu, समीकरण के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एग्जाम्पल पर टिकी है। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे यानी कि आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कॉपर है चमकदार है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या खुला छोड़ देते हैं वायु में, बाहर रख देते हैं वायु के संपर्क में, ऐसी स्थिति में आपका प्राप्त होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है आपका, कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करने के पश्चात। और कॉपर ऑक्साइड जब बनेगा तो ऐसी स्थिति में ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके संपर्क में आके ये क्या होता, एक तरह से संचारित होता है, जंग बोलते हैं जिसे, संचालन रूप में आ जाता है, संचारित होने लगता है। चूंकि अभिक्रिया जी उपचयन की है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो भी उपचयन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो धातु होती है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। तो Cu जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो CuO बनाता है, जिससे Cu यानी कॉपर की चमक कम हो जाती है। और ये क्यों बनाता है, तो ऑक्सीजन के साथ ये उपचयित होता है। क्या होता, उपचयन, ये अभिक्रिया है आपकी उपचयन की। तो उपचयित होकर CuO में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी चमक कम हो जाती है। इस तरह से इसका देना है, एग्जाम्पल सहित व्याख्या करना है, डेफिनेशन आप लोग 2-3 बार देखना वीडियो को, हमारे लेक्चर को सुनना, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आई हो, डेफिनेशन अच्छी लगी हो, तो आप लोगों को वीडियो निश्चित तौर पर लाइक करना है और कमेंट्स भी देना है। और जो नए बच्चे हैं उनसे कहना है पहले पुरानी वीडियो देखें, उसके बाद हमारे नई वीडियो पर पहुंचे, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए।